हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 6 जो एनसीईआरटी का हमारा फर्स्ट बुक है उसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के ऊपर। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, इससे पूर्व थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बारकोड बना हुआ है। इस बारकोड को यदि आप स्कैन करें तो आप लोग इस चैप्टर 6 से बनी हुई पीडीएफ फाइल है आपके एनसीईआरटी की, वो खुल जाएगी और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे तो वो भी आपको खुल जाएंगे। तो इस बारकोड की सहायता से भी आप लोग अच्छे से अपना इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को स्टार्ट करने से पहले हमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने ऊपर बनाना पड़ेगा। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि वैद्युत प्रेरण के बारे में, तो उसमें आपको ध्यान होगा कि वैद्युत प्रेरण में एक विद्युत आवेश के द्वारा, जब हम एक विद्युत आवेश को किसी धातु की प्लेट के नज़दीक रखते हैं तो उसके द्वारा दूसरी प्लेट के ऊपर अपने आप ही स्वतः जो है एक जितना प्लस आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश आपका पैदा हो जाता है। जैसे कि हमने जब आपके कैपेसिटर्स को बनाया था तो कैपेसिटर्स को हम इसी प्रकार से बनाते हैं कि एक को अगर हम एक प्लेट को धनावेश देते हैं तो दूसरी प्लेट को उतना ही ऋणावेश आ जाता है। इसको हम वैद्युत प्रेरण कहते हैं। तो प्रेरण के द्वारा ही वहां पर वो आवेश उत्पन्न होता था। तो इसी प्रकार से जो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण है इसमें भी चुंबकीय प्रेरण होगा, अर्थात चुंबकीय की प्रेरणा से एक विद्युत धारा पैदा हो रही है, विद्युत चुंबक के द्वारा विद्युत पैदा हो रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक फैराडे साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे, जिनका नाम आप जानते होंगे, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास किया कि अगर एक विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो सकता है, जैसा कि ऑर्स्टेड ने सबसे पहले बताया था। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1920 में ये बताया कि यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इस चीज की जो है हमारे फैराडे ने इस बात को समझने का प्रयास किया, इस चीज को समझने का प्रयास किया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यदि विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है तो क्यों नहीं जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा पैदा हो सकती है। जैसे हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यदि पानी से बादल बनेंगे तो बादल से पानी अवश्य बनना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, माइकल फैराडे ने सर्वप्रथम इस चीज को समझने का प्रयास किया कि क्यों जो है किस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा पैदा कर सकते हैं। तो 1930 में माइकल फैराडे ने अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि यदि हम किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करें या उससे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए तो वहां पर एक विद्युत धारा स्वतः पैदा हो जाती है, जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले इसी हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहा गया। अब इसका जो इम्पोर्टेंस था इस चुंबकीय प्रेरण का, तो उस समय के वैज्ञानिकों को कहा गया कि 22 साल के अथक प्रयास के बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझाने में, उसको व्यावहारिक रूप में प्रदर्शित करने में जो है सफल हुए थे। और तो उसके बाद लोगों ने उनसे पूछा कि इसका फायदा क्या है। तो माइकल फैराडे ने सिर्फ ये कहा था कि एक शिशु का क्या औचित्य होता है शिशु के जन्म लेने का, तो वही एक शिशु जैसा है ये प्रयोग, आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। तो बाद में इसके द्वारा आज हमारा जो आधुनिक पूरा विश्व है वो हम जानते हैं कि पूरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। जितनी भी हमारे जनरेटर्स हैं, जितनी भी हमारी लाइटें पैदा हो रही हैं, वो सब के सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर पैदा हो रही हैं। तो ये जनरेटर है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के छोटे से सिद्धांत पर कार्य करता है और आज पूरी दुनिया एक क्रांतिकारी, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना थी, बहुत ही क्रांतिकारी घटना थी। अब इसमें जो माइकल फैराडे का जो प्रयोग था उसमें उन्होंने 22 साल तक जिस पर अध्ययन किया वो सिर्फ इस पर अध्ययन किया कि किस प्रकार से चुंबक के द्वारा, या फिर एक कुंडली हम यहाँ पर रखते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके द्वारा यहाँ पर विद्युत धारा पैदा हो रही है। इस कुंडली से देखिए हमने कहीं पर भी बैटरी लगाई, सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया है। यदि हम इस चुंबक को इसके नजदीक लाएं, इनके बीच में आपेक्षिक गति करें तो अपने आप ही ये जो सुई है इसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है। तो ये एनिमेशन के द्वारा भी आप इसको
समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो यहाँ पर हम इसको एनिमेशन के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा चुंबकीय एक कुंडली है जिस पर ये चुंबक जो है अंदर की ओर जा रहा है या बाहर निकल रहा है, अर्थात जब ये इसके अंदर जब ये रुकता है तो इसकी कुंडली में कोई विक्षेप नहीं आता, वो शून्य हो जाती है। लेकिन जब ये अंदर की ओर जाता है अर्थात कुंडली और इसके बीच में जो गति होती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो चुंबकीय ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है इसमें विक्षेप होता है। जब ये अंदर की ओर जा रहा है तो एक दिशा में विक्षेप होता है, बाहर की ओर जा रहा है तो अपोजिट दिशा में विक्षेप होता है, अर्थात धारा की दिशा परिवर्तित हो रही है। तो ये अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जब हम इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि जब चुंबक इसके नजदीक या दूर जा रहा है तो उससे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा होगा, जिस कारण से इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा, और यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें एक विद्युत धारा पैदा होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रयोग के द्वारा फैराडे ने दिखाने का प्रयास किया और उन्हें तीन जो हमारे टेक्स्ट बुक में हैं उन तीन प्रयोग अलग अलग दिखाए गए हैं। तो पहला प्रयोग जो हमारे पास है वो है कि इन्होंने कुंडली को इस पर स्थिर रखा और एक चुंबक को इसके पास ले गए। तो कुंडली को स्थिर रखने के बाद जब हम चुंबक को इसके नजदीक या दूर ले जाते हैं तो इससे गुजरने वाले चुंबक की जो क्षेत्र रेखाएं हैं या बल रेखाएं हैं इनमें परिवर्तन होता है। इनमें परिवर्तन होने से हम ये कह सकते हैं कि इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स जो है परिभाषित रूप में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो इसमें एक गैल्वेनोमीटर में एक विक्षेप उत्पन्न होगा। अगर हम इसको दूर ले जाएंगे तो यही विक्षेप अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, और जब ये चुंबक स्थिर रहेगा तो इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होता, अर्थात ये जीरो की स्थिति में आ जाता है। अब इसी प्रकार से दूसरा प्रैक्टिकल उन्होंने किया कि इस चुंबक की जगह उन्होंने एक कुंडली को रिप्लेस कर दिया C2 के द्वारा। C1 पहली कुंडली है जैसे कि पहले वैसी है, लेकिन अब हमने इसको जो चुंबक था उसकी जगह हमने एक कुंडली रख दी। तो कुंडली में विद्युत धारा उसको एक बैटरी से जोड़ दिया। तो जब हम कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऑस्टेट के नियम के अनुसार उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, अर्थात ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। जो कुंडली C2 है ये एक चुंबक बन जाएगा। जब हम इस कुंडली को इसके नजदीक लाएंगे तो ये वैसी घटना होगी जैसा प्रयोग पहले में हुआ था। तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और यहाँ पर एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से उन्होंने एक तीसरा प्रैक्टिकल करके देखा जिसमें उन्होंने दो कुंडलियां ली C1 और C2, और C2 और C1 में इस बार उन्होंने आपेक्षिक गति नहीं करी, अर्थात C1 और C2 को एक दूसरे के नजदीक नहीं लाए। इस बार हमने इस C2 में एक कुंजी लगा दी और कुंजी को जैसे ही हमने यहाँ पर दबाया तो दबाते ही इसमें एक विद्युत धारा पैदा होगी, और विद्युत धारा पैदा होते ही यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में एक थोड़े समय के लिए विक्षेप पैदा होता है, और जैसे ही धारा थोड़ी देर के बाद पूर्ण रूप से बहने लगी तो इसमें फिर विक्षेप पुनः जीरो। इसी प्रकार से जब हम कुंजी को हटाते हैं या ऑफ करते हैं तो उस दौरान भी यहाँ पर एक चुंबकीय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। अर्थात ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को फैराडे ने समझाया कि जब हम इसको कुंजी को दबाते हैं तो उस टाइम जो धारा है वो जीरो से मैक्सिमम की ओर बढ़ती है, अर्थात धारा में इस कुंडली से बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है, और धारा में परिवर्तन होने के कारण इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो C1 है इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है। उसमें परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर एक प्रेरित धारा पैदा होती है। इसी प्रकार से जब हम इसको ऑफ करते हैं तो उस समय जो धारा है वो मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाती है, उस दौरान भी यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस तरीके से तीन प्रयोगों के द्वारा माइकल फैराडे ने ये दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो है प्रेरित धारा पैदा होती है, और प्रेरित धारा तभी तक पैदा होती है जब तक कि उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इस चित्र के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि जब हम अलग अलग कंडीशन में जब हम इसके नॉर्थ साइड को ला रहे हैं तो इसकी धारा की दिशा ऐसी है, और जब हम इसमें साउथ वाले जब हम इसी में नॉर्थ को अंदर की ओर ले जा रहे हैं तो ऐसी, अब इसी में नॉर्थ को हम आउट ले जाएंगे तो धारा की दिशा बदल जाएगी। इसी प्रकार से साउथ में आप देखिए साउथ को जब हम इसके बाहर की ओर ले जाएंगे तो धारा की दिशा अलग है, और अंदर की ओर ले जाने पर धारा की दिशा अलग है। तो धारा की दिशा बदल जा रही है, अर्थात इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको लेंज का नियम भी कहते हैं कि किस प्रकार से धारा की दिशा को हम दिखा सकते हैं। अब इसके बाद इसको समझने के लिए यहाँ पर जो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक कॉइल है
आप लोग देखेंगे यहाँ पर कॉइल हमने इससे एक हमने इस कॉइल से एक बल्ब लगा दिया है, इसमें कहीं भी कोई बैटरी नहीं। अब यहाँ पर चुंबक रख दिया, चुंबक के कारण इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया। जब हम इस चुंबक को इसके नजदीक स्थिर है तो आप लोग देखेंगे ये बल्ब कोई जो है बल्ब जलता नहीं है, ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम इसके नजदीक या दूर ला रहे हैं तो बल्ब जल रहा है। इसका कारण यह है कि इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये बल्ब जल रहा है। इसी प्रकार से जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ट्रांसफार्मर में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यहाँ पर हमने एक कुंडली है जिसमें हमने अब चुंबक की जगह कुंडली C2 ले लिया और ये C1 है। जब हम इस कुंडली को इसके नजदीक लाते हैं, इसमें विद्युत धारा बह रही है, तो विद्युत धारा बहने के कारण इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। जब हम इसके नजदीक या दूर लाएंगे तो आप देखेंगे इसमें एक बल्ब जलने लगता है। इसी प्रकार से यदि हम इसको मोशन करें तब भी बल्ब जलता है। अर्थात दोनों कुंडलियों के बीच में आपेक्षिक गति, चाहे पहली कुंडली को नजदीक लाए चाहे दूसरी लाए, दोनों की आपेक्षिक गति होने से जो दूसरी वाली कुंडली है जिसमें ये बल्ब लगा हुआ है उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत धारा उसमें प्रेरित विद्युत धारा बहती है। अब एक कंडीशन यह है कि यदि हम इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति न करें और हम इसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें, जैसे कि मैं इसको पहली कुंडली में धारा के मान को कम ज्यादा कर रहा हूँ, तो जैसे हम कम ज्यादा करते हैं आप देखेंगे दूसरा बल्ब जल रहा है। उसका मतलब है कि धारा के कम ज्यादा होने से भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से ये जो है बल्ब जलने लगता है। अर्थात दूसरी कुंडली में अपने आप जो है ये ट्रांसफार्मर, जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, चाहे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, वे भी जो है हमारे चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो समझने की चीज है वो है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या है उस चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स, जैसे कि हम इससे पूर्व के चैप्टरों में हम पढ़ चुके हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में, तो वैद्युत फ्लक्स जो है एक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते थे। वहां पर वैद्युत फ्लक्स को E.A करके E.A या EA cos थीटा के द्वारा दिखाया जाता है। तो वही चीज यहाँ भी है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, कि लंबवत गुजरने वाली, ये कह सकते हैं किसी पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पर पहले चित्र में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, और क्षेत्रफल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सदैव पृष्ठ की लंबवत होती है नीचे की ओर, और यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी लंबवत नीचे की ओर है। ये या कह सकते हैं दोनों जो क्षेत्रफल वेक्टर और भी दोनों की दिशा एक ही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो टोटल जो निकलेगा वो B × A, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और A को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो आंसर आएगा। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र और जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के लंब एक ही दिशा में न होने के बजाय इन दोनों के बीच में कोई कोण थीटा बन जाए, जैसा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो पृष्ठ है, जो पृष्ठ के लंबवत जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, दोनों एक ही दिशा में नहीं है, तो इन दोनों के बीच का माना क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास जो यहाँ से गुजरने वाला जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स होगा B.A या ये BA cos थीटा हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से, तो जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर या चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा है वो इस पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी, तो उस कंडीशन में जो क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। उस कंडीशन में हमारे पास जो चुंबकीय फ्लक्स है वो अधिकतम जाएगा, B × A अधिकतम मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा। और यदि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री हो जाए, जो A है वो ऐसे करके है और B नीचे की ओर है, या ये कह सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ के समांतर अगर गुजरे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो उस कंडीशन में उससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो न्यूनतम होता है और उसकी वैल्यू 0 होती है। इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित किया जा सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स जो है किसी भी पृष्ठ से होकर के लंबवत गुजरने वाले समस्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। थैंक यू। और इससे अगले चैप्टर में हम लोग जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसके नियमों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि उसके जो फैराडे के द्वारा दिए गए जो 2 नियम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।